नमस्कार बच्चों। चलिए लेकर हम आ गए हैं पार्ट थर्ड फर्स्ट यूनिट का ओबीजी क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। डिस्कस एथिकल इशू इन मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। देखिए इसमें और करके क्वेश्चन किस तरह से एक ही क्वेश्चन कितने पे में आप बता सकते हो, इसमें से किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा भी गया है, जयपुर 2013 में भी आया हुआ, हैदराबाद में 13 को आया है, भोपाल में भी ये 17 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिस्कस लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, इंदौर 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। अथवा और करके क्वेश्चन दिया, डिस्कस ट्रेंड्स एथिकल इशूज इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। देखिए इसका मतलब क्या है, मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के बीच में एथिकल एस्पेक्ट क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स मतलब होता है जब किसी वर्क को आप एक नॉर्म्स या रूल्स रेगुलेशन या एक प्रिंसिपल के बेस में कोई वर्क करते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑब्स्टेट्रिकल या गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी या ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का जो एथिकल एस्पेक्ट होता है क्या क्या होता है। लीगली जो उनका बोलना चाहिए कि जो मिडवाइफरी उनका वर्क होता है, जैसे किसी भी वुमेन्स को अगर वो गाइड कर रही हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, या तो अगर एक मतलब बोलना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कि 3 अगर एंटीनेटल हो गया, इंटरनेटल हो गया, पोस्ट नेटल हो गया, तो इस दौरान पे उसकी फैमिली को नॉलेज देना, फुली स्किल मतलब स्किलफुल ट्रेन फुल जो नर्सेस होती हैं, जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं हेल्थ एजुकेशन फॉर द वुमेन्स को एंड फैमिली मेंबर्स को एंड केयर फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। मतलब जो बेबी अगर होता है उससे रिलेटेड जो केयर प्रोवाइड करना चाहिए, तो एक स्किल बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। तो वो स्किल बेस्ड नॉलेज किसमें होगा, आपका एथिकल। एथिकल मतलब एक नॉर्म्स होता है, एक रूल्स रेगुलेशन होती है। जैसे कि आप देखते हो जब बेबी डिलीवर्ड होता है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती है, अम्लाइकल कॉर्ड को कट करना एक प्रॉपर साइज में, एक से मतलब जैसे आप समझते हो कि अम्लाइकल कॉर्ड को हम कट करते हैं, सबसे पहले तो 2 प्लेस में हम उसको टाई करते हैं, फिर बीचों बीच उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो फर्स्ट वाला हम 2.5 सेंटीमीटर से मतलब टाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको अगर समझाती हूँ, तो ये आपका अम्लाइकल कॉर्ड हो गया, और अम्लाइकल कॉर्ड को ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको एक एथिकल बेस में मतलब इस प्रिंसिपल पे ही रह के आपको वर्क करना है। समझ में आया। अगर इस एथिकल बेस में अगर आप वर्क नहीं करते हो तो वो क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें इश्यूज बनते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई लीगल इश्यूज ना बने, एक एथिकल इश्यूज मतलब कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, तो वो वर्क कहलाता है आपका मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिस्ट एथिकल एस्पेक्ट। एथिकल मतलब होता है एक रूल्स, एक नॉर्म्स में, एक प्रिंसिपल पे, मतलब उसी प्रिंसिपल पे रह के आपको उस वर्क को कंप्लीट करना है, वो कहलाता है क्या, आपका एथिकल एस्पेक्ट। तो हम आपको यहाँ पे अम्लाइकल कॉर्ड का प्रोसेस बता रहे थे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप उसको कट करते हो, सबसे पहले तो फर्स्ट वाला आपका 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ में होना चाहिए, और सेकंड वाला होना चाहिए 5 सेंटीमीटर के लेंथ में। उसको टाई करते हैं और बीचों बीच से यहाँ से क्या कर देते हैं, अम्लाइकल कॉर्ड को हम कट कर देते हैं। तो इस तरह से हम, ये तो हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया। इस बेसिक प्रिंसिपल पे, इस एथिक्स पे रह के हमको क्या करना है, अम्लाइकल कॉर्ड को कट करना है, ताकि बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम या इन्फेक्शन ना हो, और प्रॉपर तरीके से अम्लाइकल कॉर्ड को हम क्या कर सके, कट कर सके। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पॉइंट देखना है आपको। देखिए हम पढ़ते हैं आंसर इसका। द गोल ऑफ एथिकल मिडवाइफरी इज टू डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, नोइंग हाउ टू मेक गुड डिसीजन एज वेल एज वाई दिस डिसीजन वेयर मेट कॉन्स्टिट्यूशन एथिकल मिडवाइफरी प्रैक्टिस। मतलब आप जो भी मिडवाइफरी प्रैक्टिस करते हो, एक एथिकल बेस में गुड डिसीजन लेते हो। ठीक है, एक तो किस तरह से वर्क को करना है, आपको फुली उसका नॉलेज होता है। स्किलफुल पर्सन होता है मिडवाइफरी पर्सन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, स्किलफुल पर्सन, जो कि किसी भी मदर्स को अगर आप डिलीवरी कंडक्ट, किसी भी मदर का डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हो, या तो फिर मान लीजिए कि आप उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो रिलेटेड टू एंटीनेटल मदर्स को, तो वो भी चीज़ें क्या होती हैं, आप एथिकल बेस में अगर करते हो तो कोई भी वर्क क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। आपका जो गोल होता है, आपका जो एम होता है, आप उसको प्रॉपर तरीके से क्या करते हो, अचीव कर पाते हो, उसको मेंटेन कर पाते हो एक एथिकल एस्पेक्ट के बीच में। ठीक है, ये मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का स्पेसिफिक रूप से एथिकल एस्पेक्ट होता है। उनका गोल होता है कि जो उनका राइट वर्क है, जो राइट रीजन है, मतलब क्या वर्क करना चाहिए, क्या सही है, क्या रॉन्ग है, एक गुड डिसीजन ले पाते हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया। तो द स्टडी ऑफ एथिक्स विल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसोल्यूशन ऑफ द, एक एथिकल बेस में क्या करती है, वर्क को कंप्लीट करती है। जैसे कि मान लीजिए कि न्यू नेटल नर्स इज प्रोफेशनल विद स्पेशल ट्रेनिंग स्किल एंड नॉलेज इन देयर न्यू बॉर्न एंड देयर फैमिलीज। मतलब बोला जाए स्किलफुल पर्सन, आप बोल सकते हो कि फुली नॉलेज, मतलब जिस वर्क को वो कंडक्ट करने वाली, जिस वर्क को वो करने वाली। मिडवाइफरी नर्स का वर्क क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज को एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उसको कंडक्ट फॉर द डिलीवरी के लिए स्पेशल उसे कंडक्ट करना, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, या कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको उस बारे में उसको बताना।
कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किस तरह से उसको करना है, किस तरह से आपको वर्क करना है, आपको अगर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो भी आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, तो उसको हर तरह से क्या करना, नॉलेज प्रोवाइड करना। तो नियोनेटल नर्सेस प्रोफेशनल विथ स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्किल एंड नॉलेज, ये होता है एथिकल बेस ऑफ द मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। द नियोनेटल नर्स अकाउंटेबल टू द पेशेंट, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयर। फेलर ऑफ नियोनेटल नर्स टू मीट दीज obligation can result in liability in the profession, liability on the employment, civil suit, criminal provision regardless health care setting. Professional nurse bedside or advanced practice are morally, ethically, legally accountable for the nursing judgment and action. Although most nurses assume they will never named in the lawsuit, and it's true that few or their professional action can be focused on the suit. तो देखिए प्रोफेशनली एक्शन लेती है, अगर कोई भी मान लीजिए वहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है, अगर वर्क के टाइम पे कोई एथिकल इश्यूज अगर आता है तो वहाँ पे भी क्या करना चाहिए, स्किलफुली या नॉलेजफुल जो मिडवाइफरी नर्स होती है वहाँ पे क्या कर सकती है, खुद डिसीजन, सेल्फ डिसीजन ले सकती है और कोई भी एक्शन वहाँ पे कर सकती है। समझ में आया? तो इस तरह से क्या बोला जा रहा है कि एक एथिकल इश्यूज या एथिकल प्रिंसिपल, एक एथिक्स के बेस में अगर कोई भी मिडवाइफरी नर्स या गायनकोलॉजिक नर्स जो वर्क करती है वहाँ पे कैसे वो अपनी स्वेच्छा से, मतलब खुद की मतलब स्वेच्छा से वो क्या कर सकती है, कोई भी एक्शन वो ले सकती है। अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट वहाँ पे रिएक्शन अगर होता है तो वो एक्शन इस तरह से ले सकती हैं, लेकिन वो कब ले सकती है, जब वो फुली नॉलेजफुल रहेंगी, एक स्किलफुल नर्सेस रहेंगी वहाँ पे, उनको जब सेल्फ का क्या होगा, खुद को नॉलेज रहेगा, तो इस तरह से उसको कंडक्ट कर सकती है। इस एथिकल इश्यूज का मतलब ये मीनिंग होता है आपका कि उस प्रिंसिपल में रह के आपको क्या करना है, उस वर्क को कंप्लीट करना है। समझ में आया? ये होता है एथिकल एस्पेक्ट फॉर द मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। पॉइंट हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें। तो सबसे पहले एथिकल प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट्स। एथिकल प्रिंसिपल पर जब आप कोई वर्क करते हो तो उसका बेनिफिट भी होता है। बेनिफिशंस मतलब होता है लाभ, एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलता है। तो बेनिफिशंस क्या क्या होते हैं? द एथिकल प्रिंसिपल बेनिफिशंस रिक्वायर एक्ट वे दैट द एक्सपेक्टेड रियलेबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर बैलेंस ऑफ बेनिफिट फॉर द हार्म इन द लाइफ ऑफ अदर। मतलब एथिकल प्रिंसिपल पर अगर कोई वर्क आप करते हो, इस प्रिंसिपल पर आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हो तो क्या होता है, इससे बहुत सारे बेनिफिशन मिलते हैं और कोई भी हार्म या किसी भी पर्सन्स को आप हार्म नहीं पहुंचा पाते, मतलब किसी को भी नुकसान भी नहीं होता इसमें और आपको इसका बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, ये होता है किसमें, एथिकल प्रिंसिपल के बेस में आप कोई वर्क अगर। दूसरा हो गया आपका नॉन मॉलफिसेंस। नॉन मॉलफिसेंस मतलब होता है, मॉलफिसेंस मतलब होता है प्रैक्टिस में कमी, लेकिन नॉन मॉलफिसेंस मतलब होता है एथिकल बेस अगर कोई वर्क आप करते हो तो किसी भी प्रकार का नॉन मॉलफिसेंस देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स दैट अ हेल्थ प्रोफेशनल शुड प्रिवेंट कॉजिंग हार्म एंड बेस्ट अंडरस्टूड एज एक्सप्रेसिंग इन द लिमिट्स ऑफ बेनिफिशंस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब आप प्रोफेशनल हेल्थ आप किसी भी वर्क को कंडक्ट करते हो, प्रिवेंट करते हो, वहाँ पे उससे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशूज अगर आते हैं उसको अगर आप रोकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, नॉन मॉलफिसेंस प्रैक्टिस अगर है, तो किसी प्रकार का हार्मफुल वहाँ पे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर बेस्ट अंडरस्टैंड है आप किसी भी वर्क के लिए, आप खुद भी उसके लिए बहुत अच्छे से अगर उस वर्क को कंडक्ट कर सकते हो, आप एक स्किल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से वर्क को कंप्लीट कर सकते हो, किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। देन देखेंगे हम रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी मतलब होता है सेल्फ डिसीजन। मतलब ऑटोनॉमी मतलब होता है खुद डिसीजन आपको लेने के लिए वो एबिलिटी होनी चाहिए। आप जब एथिकल बेस में कोई वर्क को कंप्लीट करते हो तो आप खुद का क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब सेल्फ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर वर्क को कंप्लीट नहीं करना चाहिए। आप खुद डिपेंडेबल रहो। यह प्रिंसिपल वर्क करता है ऑलवेज नॉलेजफुल एंड कैरी आउट द वैल्यू बेस्ड परफॉर्मेंस टू एडल्ट कॉम्पिटेंट पेशेंट। मतलब इस प्रिंसिपल के बेस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमेशा हमको नॉलेज है, हम खुद पे क्या करना है, हमको इंडिपेंडेंट रहना है और उस वर्क को परफॉर्म करना है ताकि अच्छे से उसका रिजल्ट निकल सके। समझ में आया? रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी होना चाहिए। फिर बेनिफिशंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी इन गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस। एक तो उसका बेनिफिशंस देखने को मिलता है, समझ में आया? तो बेनिफिशंस गायनेकोलॉजिक प्रैक्टिस ऑटोनॉमी बेसिक beneficence of clinical judgment in gynecology practice are usually in harmony. Example, women may present with an ectopic pregnancy। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऑटोनॉमिक अगर गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस है आपके अंडर में तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि वुमेन में प्रेजेंट विद एन एक्टोपिक, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है, एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि अगर गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, आपको वर्क करने का प्रैक्टिस है, आपके अंडर अगर सेल्फ ऑटोनॉमिक वर्क करने का अगर एबिलिटी है तो आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अगर कोई वुमेन्स है वहाँ पे तो गायनेकोलॉजी मस्ट डायग्नोसिस फाइंडिंग एंड पोटेंशियल फॉर मैटरनल डेथ एंड
अनलाइकलीहुड ऑफ स्पॉन्टेनियस रिसोल्यूशन, मतलब खुद से कैसे रिसोल्यूट कर सकते हो आप, उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग को आपको बताना है वुमेन्स को, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है उसके बारे में आपको कॉपरेट करके उसको बताना है। मैटरनल डेथ के बारे में उसको बताना है कि किस तरह से इसके रिस्क फैक्टर निकल सकते हैं। तो व्हेन देयर इज नो रीजनेबल अल्टरनेटिव मैनेज द पेशेंट्स कंडीशन, क्लिनिकल जजमेंट बेनिफिशिएंट बेस्ड एग्जांपल स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर बाय पैप स्मीयर विच विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। मतलब आपको, अगर आपके अंडर प्रैक्टिस है, अगर आपको वर्क करने की एबिलिटी है आपके अंडर, तो बेनिफिशेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑटो, मतलब खुद से अगर इंडिपेंडेंट अगर आप वर्क को कंडक्ट कर रहे हो तो उसका भी बेनिफिशेंस होता है एथिकल बेस में वर्क करने का। तो अगर मान लीजिए कोई वुमेन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है, जब कोई प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं मान लीजिए कहीं एब्डोमेन में हो गया या तो फैलोपियन ट्यूब में हो गया, ऐसे एरियाज में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, वहाँ पे अगर प्रेगनेंसी अगर है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इस तरह में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आप बता सकते हो कि किस तरह से इसमें मैटरनल डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये भी बताया गया कि नो रीजनेबल कंडीशन क्लिनिकल जजमेंट, आप कैसे क्लिनिकली जजमेंट कर सकते हो। एग्जांपल स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की कोई फीमेल्स है तो उसको स्क्रीनिंग करके या पैप स्मीयर के थ्रू आप बता सकते हो कि किस तरह से आप उसको प्रमोट कर सकते हो, हेल्थ को कैसे उससे रिकवर हो सकते हो। पेशेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हो, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। समझ में आया। और उसको रिलेटेड टू ड्रग्स, मतलब ट्रीटमेंट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सर्वाइकल कैंसर वाला पेशेंट्स है, वुमेन्स है वहाँ पे, तो आप उसको ये बता सकते हो किस तरह से आपको ट्रीटमेंट लेना है, किस तरह से आपको केयर करना है, कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। इसका बेनिफिट निकलता है क्या, किसका, एथिकल बेस वर्क को करने का। समझ में आया। और नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल होता है केयरिंग। केयरिंग फुल प्रिंसिपल कैसे रहेगा, द हेल्थ प्रोफेशनल यूजुअली केयर फॉर देयर क्लाइंट एंड सच वुड always have their best interest in mind, making decision on behalf of other in caring for client, because health professional education and training enable them to know best। मतलब आप अगर किसी भी पेशेंट्स की केयरिंग करते हो, ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल ये भी एक पॉइंट होता है जो एथिकल बेस पे वर्क करता है। आपका बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, वो आपका डिपेंड करता है सबसे पहले तो आपके इंटरेस्ट पर। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी वर्क को करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, उसको बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेकिंग डिसीजन, आप उसमें डिसीजन ले सकते हो। अगर कोई भी वर्क अगर पेशेंट्स को अगर बोला चाहिए कि क्लाइंट बिकॉज हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, आप उसको ट्रेन कर सकते हो और उसको बेस्ट से बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सकते हो। वो रिलेटेड करता है आपके इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एथिकल बेस्ड प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका केयरिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट हो गया एम्पावरमेंट एंड एडवोकेसी। इंपावरमेंट एडवोकेसी क्या हो सकता है, आपका एडवोकेट कर सकते हो पेशेंट को। अगर आपके अंडर फुल स्किल है, फुल नॉलेज है आपको उससे रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, एडवोकेसी का भी वर्क कर सकते हो। आपके अंदर इतना इंपावरमेंट है कि आप उसको मिडवाइफ सपोर्ट कर सकते हो, वुमेन्स को एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हो, वुमेन्स को एजुकेट कर सकते हो, सपोर्ट करोगे। मेजर रोल फॉर द मिडवाइफ का इंपॉर्टेंट रोल आप वहाँ पे प्रेजेंट करोगे, एज वेल एज लेइंग इम्फेसिस पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ प्रमोट, और पब्लिक के हेल्थ को क्या करोगे वहाँ पे प्रमोट करोगे। और एडवोकेसी मतलब क्या होता है, स्पीकिंग फॉर द समवन राइट कंसिडर यूजफुल इन द सिचुएशन वेयर द क्लाइंट हैव बीन अनेबल टू मेक देयर ऑन चॉइस, इट मींस स्पीकिंग ऑफ व्हाट पर्सन वांट टू हैपन। मतलब एडवोकेसी मतलब क्या होता है कि आप वहां पे बोलकर एडवोकेट करके आप पेशेंट को आपको बताना है कि क्या राइट क्या रॉन्ग है पेशेंट्स के लिए, क्या सही क्या गलत है, वो सारी चीजें आप किस तरह से, अगर सिचुएशन अगर मान लीजिए कि अगर सही नहीं है तो किस तरह से उसको हैंडल करना है आपको। क्लाइंट अगर खुद से एबल नहीं है डिसीजन लेने के लिए, वहां पे भी आपको बताना है कि किस तरह से आपको वर्क करना है। तो पेशेंट को गाइड करना है, पेशेंट को समझाना है, एडवोकेसी के रूप में आपको बोलकर उसको बताना है पर्सन वांट टू हैपन, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर इस तरह से अगर वो वर्क नहीं करता है। तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, आपके एथिकल बेस्ड प्रिंसिपल पर। मतलब इस तरह से आपको इस एथिक्स या इस नॉर्म्स पे रहकर क्या करना है, किसी भी पर्सन को गाइड करना है, इस प्रिंसिपल पे आपको वर्क करना है। तो चलिए एक बार हम पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है एथिकल प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, नॉन मॉलिफिसेंस, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी इन गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस, केयरिंग, एम्पावरमेंट एंड एडवोकेसी। समझ में आ गया होगा आपका। और हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिस्कस एथिकल इशू इन मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, डिस्कस लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। आपको डिस्कस करना था एथिकल बेस जो भी वर्क होता है, आपको जो एथिक्स बेस में आपका जो एस्पेक्ट होता है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के लिए क्या केयर प्रोवाइड करना चाहिए, ये आपका क्या है, एक प्रकार का एथिकल एस्पेक्ट पे आपको इस तरह से वर्क करना है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो इस प्रिंसिपल पर रहकर आपको क्या करना है, अपने वर्क को कंडक्ट करना है। समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आज का
पार्ट इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। अभी आपका क्यूबी का 11 क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 को हम कल के पार्ट में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। बने रहिएगा इस तरह से और कमेंट्स करिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको समझने में, हम इसको और मॉडिफाई करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे।